नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विनय ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी प्लास्टिड के बारे में और उसमें अपन ने बात किया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। हमने पहले भी बात की है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और जो लाइसोसोम, ये तीनों संरचनाएं अपने क्या है, मेम्ब्रेनस पार्ट का ही क्या होती हैं, हिस्सा होती हैं। तो अब अपन आज बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। आप देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो यूनी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। मींस यानी कि इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होएगी, वो जो मेम्ब्रेन इसको कवर करेगी वो यूनी मेम्ब्रेन रहेगी। जैसे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया में बात किया था या क्लोरोप्लास्ट में बात किया था, तो वहां पर जो आपके पास थी मेम्ब्रेन, वो आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन पाई जा रही थी। परंतु यहाँ अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है, यूनी मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है। दूसरी बात करते हैं कि ये किस में प्रेजेंट होता है, तो अपनी जो सेल होती है, सेल के सेंटर में, अब मान लीजिए आपकी ये सेल है, इस सेल के बाहर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली हो गई। इसके सेंट्रल वाले पार्ट में आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जेनेटिक मटेरियल हो गया और इस जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का जो अवकाश है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म वाले रीजन में आपके पास क्या देखने को मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा अपने को, ईआर। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ये किसी भी सेल के किसमें, साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात करते हैं कि ये होती कैसी है, तो स्मॉल होती है और फ्लैट होती है और एक दूसरे से क्या होती है, अटैच होती है। आकार में कैसी होंगी, जैसे हम सिस्टर्नी का यहाँ एक बार बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये सिस्टर्नी है, ये साइज में क्या होगी, छोटी होगी। छोटी होने के साथ ये क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं और क्या होती हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्मॉल हो गई। स्मॉल होने के साथ साथ ही ये क्या हो गई, एक दूसरे से अटैच होंगी और क्या होंगी, फ्लैट होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी डिस्कवरी की कि डिस्कवरी किसने की। तो डिस्कवरी इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी तीन वैज्ञानिकों ने क्या की थी, डिस्कवरी की थी, पोर्टर, क्लाउडे एंड कैलाम। इन तीनों वैज्ञानिकों ने, पोर्टर, क्लाउडे और कैलाम, इन तीनों वैज्ञानिकों ने इसकी डिस्कवरी की थी। और जो आपके पास इसका नेम दिया था, वो नेम दिया था आपके पोर्टर एंड क्लाम ने इसका क्या दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पोर्टर और जो आपके पास कैलाम है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या दिया था, इसको ईआर क्या दिया था, नेम दिया था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम जो देने का वर्क किया था वो किया था आपके पोर्टर एंड कैलाम ने, जबकि इसकी डिस्कवरी की थी वो इन्हीं तीनों साइंटिस्ट ने की थी, पोर्टर, क्लाउडे और कैलाम ने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि ये कहां कहां उपस्थित होती है। तो हम यहां लिखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये अपने पास मेनली यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। हमने पहले भी बात की, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक आपकी जो सेल्स होंगी उन सेल्स में क्या होगा, एब्सेंट होगा। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल आएंगी, कौन सी, यूकैरियोटिक सेल्स जो है आपके पास, उनमें क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। परंतु अपने पास कुछ अभी भी ऐसे अपवाद बोले या फिर एक्सेप्शन बोल दे या फिर एक्सेप्ट बोल दे कि किस किस के कौन कौन सी वो यूकैरियोटिक सेल हैं जिनमें अपने को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं देखने को मिलता। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसका एक्सेप्शन की बात कर ले तो किस किस में अपने को कौन कौन सी यूकैरियोटिक सेल है जिनमें ईआर नहीं देखने को मिलेगा। तो अपने पास आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इसके अलावा आपके पास मैच्योर एग और एक आएगा आपके मैच्योर स्पर्म
सेल, ठीक है, और आपके पास मैच्योर एम्ब्रियो। इन सभी के अंदर आपके पास क्या देखने को नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने को प्रोकैरियोटिक सेल में तो पूर्ण रूप से ही देखने को नहीं मिलेगा, एब्सेंट रहेगा, परंतु जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। परंतु कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे जिन प्रोकैरियोटिक सेल में अपने को ईआर देखने को नहीं मिलती, जैसे कि डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, मैच्योर स्पर्म हो गए, मैच्योर एम्ब्रियो हो गया और मैच्योर एग हो गया। अब हम बात करते हैं मेनली कौन सी सेल्स में पाया जाता है। देखिए जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, यंग सेल्स हैं, अपन यंग सेल बोल दें या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोल दें, उन सेल्स में इसका नंबर क्या होगा, कम होगा। मैच्योर सेल में भी कम होगा। फिर ज्यादा किस में होगा, तो जो इसका नंबर ज्यादा होगा, देखो इसका जो नंबर ज्यादा होगा वो मैच्योर एक्टिव सेल, एक्टिव सेल में इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो नंबर है वो हाई किस में रहेगा, तो वो रहेगा आपका मैच्योर एक्टिव एग सेल में, ठीक है। अब बात करते हैं मैच्योर के अलावा कौन सी सेल हो गई, आपके पास यंग सेल हो गई, मैच्योर सेल हो गई, प्लस मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गई। उन सेल्स में इनका नंबर कम देखने को मिलेगा। तो ये अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जनरल इंट्रोडक्शन है कि ये यूनिसेल्युलर यूनिमेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होता है। ये क्या होती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, स्मॉल होता है, फ्लैट होता है और एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ी हुई या अटैच्ड संरचनाएं होती हैं और इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके डिस्कवरी की बात करते, पोर्टर, क्लाउड एंड कैलाम ने इसको डिस्कवर किया था और जो ईआर नाम दिया था वो दिया था किसने, अपने पास पोर्टर और कैलाम ने। अब हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कि इनका वितरण कहां कहां होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो अपने पास टोटली एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होते हैं, अपने पास प्रेजेंट होते हैं, परंतु कुछ यूकैरियोटिक सेल जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मैच्योर एग, मैच्योर स्पर्म सेल एंड एम्ब्रियो, इन सभी में ये क्या होंगे, एब्सेंट होगा, ठीक है। अपन यहां लिख सकते हैं कि ईआर क्या होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। इन सभी में ईआर एब्सेंट होगी और मैच्योर एक्टिव सेल्स हैं उनमें इनके नंबर ज्यादा होंगे। अब हम इसका बात कर लेते हैं ओरिजिन का, किसका, ओरिजिन का, किसका ओरिजिन कैसे होता है। तो हमने पहले भी बात किया है कि जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आपके पास मैच्योरेशन होता है वो कहाँ, इसका ओरिजिन या फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो अपना होता है कहाँ से, जो आपकी न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस की जो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, वहां पर इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हम यहां एक मिनट ओरिजिन इसका देख लेते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन देखें तो ओरिजिन देखो, सबसे पहले आपके पास यहां ये आपका न्यूक्लियस आ गया, ये न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, हम बोल सकते हैं ये क्या है अपने पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। यहां से आपके पास क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनना अपना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपने पास क्या मिलेगा, गोल्जी बॉडी, ठीक है। क्या बनेगा, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ये आपका गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है। और अब इस गोल्जी बॉडी से अपने को क्या बनाना है, लाइसोसोम, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, लाइसोसोम। अब यहां देखो, यहां पर जो इसका ऊपर वाला जो एरिया है, यहां पर आपको राइबोसोम देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, राइबोसोम, ठीक है, आपको राइबोसोम देखने को मिलेगी। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, रफ आर, ठीक है, खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। इस कारण यहां हो जाएगी ये RER, और यहां पर जहां पर आपके पास राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है, वहां हो जाएगी आपके पास SER। जो RER है वो देखिए, जो आपके पास RER है तो ये प्रोटीन है, तो सॉरी राइबोसोम इस पर प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। क्या करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और आपके पास SER है, यहां राइबोसोम एब्सेंट है तो ये क्या करेगी, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है।
अब यहां पर देखो, फिर ये आपके पास क्या आ गया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, और ये आ गया आपके पास लाइसोसोम। तो देखो इसका ओरिजिन कहां हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ, फिर आपका बना क्या, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां आपके पास राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है। फिर आपके इसके बाद क्या बना, इसके बाद अपने पास बना RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर क्या है, राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है। इससे फिर अपना बना गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से बना लाइसोसोम। तो एक ये पाथ हो गया पूरा। तो इस पाथ को हम यहां लिख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका ओरिजिन हो रहा है। तो पहले लिखते हैं अपन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अपने पास क्या बनेगा, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर अपने पास गोल्जी बॉडी, और फिर अपने पास लाइसोसोम। ठीक है, तो ये एक इसका ओरिजिन का क्या हो गया, पाथवे हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। तो आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली अपने पास 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें एक सिस्टर्नी होता है, एक ट्यूबुल्स होता है, और एक आपके पास वेसिकल्स होती है। इन तीनों संरचनाओं से ये मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इसके पार्ट कितने होते हैं। तो देखिए इसके मेनली कितने पार्ट होते हैं, 3 टाइप के पार्ट होते हैं। और वो होते कौन से हैं, पहला आपके पास आ जाएगा सिस्टर्नी, कौन सा, सिस्टर्नी। फिर आएगा आपके पास ट्यूब्यूल्स, और फिर आ जाएगा आपका वेसिकल्स। ठीक है, 3 आ जाएंगे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब यहां अपन एक एक का डिटेल स्टडी करेंगे कि ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, सिस्टर्नी में क्या होता है, और अपने पास जो अपने वैक्यूम ये है अपने पास ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, सिस्टर्नी के बारे में। कि देखो सिस्टर्नी जो आपकी होती है वो एक सिक्कों का जो ढेर आता है। जैसे अपन ने बात की थी क्लोरोप्लास्ट में, तो वहां आपने थाइलेकोइड्स देखे होंगे। तो उन थाइलेकोइड्स के समान ही सिस्टर्नी होती है, और एक के ऊपर एक विद्यमान होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ सिस्टर्नी का बात करते हैं। तो देखो सिस्टर्नी क्या होता है, कि सिस्टर्नी होता है एक के ऊपर एक सिक्कों के समान क्या होता है, ढेर होता है। इसके अलावा एक लॉन्ग और फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, लॉन्ग और फ्लैट। तो हम यहां लिख सकते हैं ये अपने पास लॉन्ग एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, लॉन्ग और फ्लैट स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। अपने पास ये एक सिस्टर्नी आ गई, फिर इसके ऊपर दूसरी सिस्टर्नी हो गई। ठीक है, ये तीसरा सिस्टर्नी हो गया। इस प्रकार से एक के ऊपर एक सिस्टर्नी क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। अब इन सिस्टर्नी पर क्या होगा, अपने पास राइबोसोम अपने को क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये इसकी सरफेस पर क्या है, अपने पास राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं। अब देखो इसकी सरफेस पर अगर ये राइबोसोम उपस्थित हैं, क्या राइबोसोम, अगर ये राइबोसोम इसकी सरफेस पर प्रेजेंट है, तो श्योर सी बात है इसका वर्क क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका वर्क होगा, तो अपने पास जो सिस्टर्नी है वो मेनली क्या वर्क करती है, वो करती है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करती है, प्रोटीन का क्या करती हैं, सिंथेसिस करती हैं। अब यहां पर देखिए ये 2 सिस्टर्नी हैं, एक सिस्टर्नी ये रही, एक सिस्टर्नी ये रही, तीसरी और चौथी। 2 सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस होता है, एक सिस्टर्नी ये है और एक सिस्टर्नी ये है। तो इन दोनों सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस होगा वो होगा अपने पास इंटर सिस्टर्नी स्पेस। ठीक है, यहां पर इसके और इसके बीच में जो स्पेस है वो आ गया इंटर सिस्टर्नी स्पेस। ठीक है, और एक ही सिस्टर्नी के बीच के, यानी कि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन ये और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, देखो ये वाला जो स्पेस है वो आपका कहलाएगा इंट्रा सिस्टर्नी स्पेस।
ठीक है, क्या हो गया, इंट्रासिस्टर्नी स्पेस। तो दो स्पेस हो गए, दो सिस्टर्नी के बीच में जो अवकाश या स्पेस रहेगा वो आपका इंटरसिस्टर्नी स्पेस, और एक ही सिस्टर्नी की दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश होगा वो होगा आपके पास इंट्रासिस्टर्नी स्पेस। तो इसका वर्क अपन मेनली लिख सकते हैं क्या, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये अपने पास इसका वर्क आ गया, क्या होता है इसका वर्क, प्रोटीन सिंथेसिस का। अब ये फाउंड कहां होगी, मेनली ये जो सेल्स होती हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली से अपन बोले ऑर्गन में मेनली विद्यमान होंगी। तो इसका जो एग्जाम्पल अपने पास आएगा वो आएगा लीवर सेल। ठीक है, कौन सी सेल में देखने को मिलेगा ये अपने को, लीवर की जो सेल्स हैं उनमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं किसकी, ट्यूब्यूल्स की। ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ट्यूब्यूल्स अपने पास ट्यूबुलर होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। यहां पर जो अपने पास सिस्टर्नी थी ये थी अपने पास नॉन ब्रांच्ड, क्या थी, नॉन ब्रांच्ड, क्योंकि देखिए यहां पर कहीं भी ब्रांच नहीं निकला हुआ था, किसी भी तरफ से क्या ब्रांच अपने को निकला हुआ देखने को नहीं मिल रहा था। परंतु अपने पास जो ट्यूब्यूल्स हैं, यहां हम तीसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, अपने पास ब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, प्लस ट्यूबुलर फॉर्म में होती हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं ट्यूबुलर एंड ब्रांच्ड। अब ये ब्रांच्ड कैसे होती हैं ये देख लीजिए। इसमें होता क्या है, कुछ इस प्रकार के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। देखिए ये इसके ब्रांचेज निकली हुई आपको देखने को दिख रही हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई, ट्यूब्यूल्स हो गई। इस पर अपने को क्या देखने को मिलेगा, ब्रांचेस देखने को मिलेगी। देखिए ये रही ब्रांच, ये इसका मेन एक्सिस, ठीक है, ये ब्रांच हो गई, ये इसका मेन एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये क्या करती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो कौन सी संरचना से जुड़ी हुई होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं सिस्टर्नी से। ठीक है, ये आपके पास सिस्टर्नी है और इसके ऊपर मान लीजिए आपके पास ये ट्यूब्यूल्स क्या होंगी, अटैच हो गई। तो इस फॉर्म में ये क्या होगी अपने को, अटैच। तो हम यहां लिख सकते हैं अटैच्ड, अटैच्ड विथ सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी के साथ ये क्या होती है, अटैच होती है। अब हमको यहां देखिए अपने को इसकी सरफेस पर कहां पर भी राइबोसोम देखने को नहीं मिल रहा। अगर किसी की सरफेस पर राइबोसोम देखने को नहीं मिलेगा तो वो किसका सिंथेसिस करेगी, लिपिड का। तो हम लिख सकते हैं सिंथेसिस किसका करेंगी, लिपिड का करेंगी। ठीक है, ये अपने पास हो गया क्या, ट्यूब्यूल्स के बारे में। अब तीसरा अपन पढ़ते हैं किसके, वेसिकल्स के बारे में। जो वेसिकल्स होती हैं वो आपकी ओव्यूल शेप होती हैं, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म होती हैं, और मेनली किसका फॉर्मेशन करेंगी, लिपिड और प्रोटीन दोनों का। क्योंकि इसकी कुछ अपने पास जो वेसिकल्स होती हैं उन वेसिकल्स पर तो क्या होता है, अपने को राइबोसोम देखने को मिलता है, और कई वेसिकल्स पर अपने को राइबोसोम देखने को नहीं मिलेगा। जिस पार्ट में आपके पास राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वहां प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होगा, और जिस पार्ट में आपके पास राइबोसोम नहीं होंगे उस पार्ट में आपका लिपिड सिंथेसिस होगा। तो हम तीसरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, किसकी, वेसिकल्स की। ठीक है, वेसिकल्स की बात करते हैं तो वेसिकल्स क्या होती है अपने पास, ओव्यूल शेप, ओव्यूल शेप होती हैं, प्लस ये क्या होती है अपने पास, ओव्यूल शेप होगी, और साइटोप्लाज्म में ही क्या होगी, क्योंकि ईआर अगर साइटोप्लाज्म में है तो श्योर है वेसिकल्स भी कहां प्रेजेंट होंगी, साइटोप्लाज्म में। और ये फॉर्मेशन किसका करेंगी, जो ये फॉर्मेशन करेंगी वो करेंगी अपने पास किसका, अपने पास करेंगे लिपिड प्लस प्रोटीन, इन दोनों का क्या करेंगी, ये फॉर्मेशन करेगी। इसकी स्ट्रक्चर देखो कुछ यू राउंड शेप में देखने को मिलेगी। ये आपके पास क्या है, वेसिकल्स हैं। कई वेसिकल्स का कई पार्ट होते हैं जहां आपको राइबोसोम प्रेजेंट होंगे और कुछ पर आपके पास राइबोसोम नहीं होंगे। जिस वाले पार्ट में आपके पास राइबोसोम प्रेजेंट है वो करेंगी प्रोटीन सिंथेसिस का काम, और जहां पर आपके पास राइबोसोम एब्सेंट है वो करेगी आपके पास लिपिड सिंथेसिस का काम। ये चीज आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं
कि कौन कौन सी दो संरचनाएं हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आपके पास लिपिड सिंथेसिस का काम करती हैं। तो आपके पास सिस्टर ने तो लिपिड बनाती नहीं, उस पर राइबोसोम प्रेजेंट थे तो वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रही थी। तो लिपिड सिंथेसिस करने वाली दो स्ट्रक्चर कौन सी हैं आपके पास, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। और अगर प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल पूछी जाए तो वहां आपके पास ट्यूब्यूल्स और अपने पास वेसिकल्स, या आपके पास लिपिड सिंथेसिस करने वाली स्ट्रक्चर होंगी। अब हम बात करते हैं जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि आपके पास खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहला अंतर तो यही होता है कि जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी सरफेस पर क्या आपके पास राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। दूसरा आता आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसकी सरफेस पर राइबोसोम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और राइबोसोम एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, ये लिपिड का सिंथेसिस करती है। अब यहाँ राइबोसोम है तो वो राइबोसोम ऐसी कौन सी संरचना है जिसकी सहायता से आपकी एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, तो वो संरचना होती है अपने पास राइबोफ्लेविन प्रोटीन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि किसकी सहायता से, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लोविन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसकी सहायता से राइबोसोम अटैच होता है किससे, विथ ईआर। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन फर्स्ट और सेकंड यहां क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसकी सहायता से राइबोसोम अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, अटैच होता है। दूसरी बात करें, राइबोसोम यहां प्रेजेंट हैं, क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। प्रोटीन सिंथेसिस करती है तो ये मोर स्टेबल होगी, मोर स्टेबल होती है। इसके अलावा ये कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो अपन ने वहां पढ़ी थी कौन सी, सिस्टर्नी और वेसिकल्स। तो ये किससे बनी होगी, मेड विथ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। तो हम लिख सकते हैं फॉर्म्ड बाय सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। ठीक है, सिस्टर्नी और वेसिकल्स से ये क्या होती हैं, अपने पास अटैच होती हैं। अब अपने पास इनकी बात आ गई ये, अब ये देख लो इसका पॉइंट क्या हो गया, राइबोफ्लोविन फर्स्ट होता है, सेकंड होता है ये, और राइबोफ्लोविन की सहायता से ये अपने पास जो राइबोसोम होता है वो ईआर से अटैच होता है, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मोर स्टेबल होती है, और सिस्टर्नी और वेसिकल से ये क्या होती हैं, फॉर्म्ड होती हैं। अब देखो अपने पास किसके बारे में, एसईआर के बारे में। यहां पर आपके पास राइबोफ्लोविन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि राइबोसोम ही एब्सेंट है, तो हम लिख देंगे राइबोसोम क्या होगा, एब्सेंट होगा। राइबोसोम एब्सेंट होगा तो इसमें क्या होगा, लिपिड का सिंथेसिस होगा, लिपिड सिंथेसिस होगा। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस होने के साथ साथ एक किसमें पाई जाएगी, फाउंड इन, कौन कौन सी दो संरचनाएं थी जो आपका लिपिड का सिंथेसिस कर रही थी, तो वो थी अपने पास ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है, ये दो संरचनाएं आपके पास थी। अब ये आपके पास जो एसईआर होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, वो करती है आपका स्फीरोसोम का। किसका करती है, स्फीरोसोम का। स्फीरोसोम का ये क्या करती है, सिंथेसिस, या फिर अपन बोल सकते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, और अपने पास जो आरईआर होती है ये क्या करती है, आरईआर राइबोसोम लाइसोसोम में प्रेजेंट जो एंजाइम होते हैं उनका क्या करती है, फॉर्मेशन
करती है। तो ये अपने पास अंतर हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोफ्लोविन फर्स्ट और सेकंड प्रेजेंट होते हैं, जो है, और इसके अलावा राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मोर स्टेबल होगी, और ये अपने पास सिस्टर्नी और वेसिकल से क्या होगी, फॉर्म होगी। एससीआर की बात करें तो इसमें राइबोफ्लोविन फर्स्ट और सेकंड देखने को नहीं मिलता, राइबोसोम एब्सेंट, लिपिड सिंथेसिस करती है, और अपने पास ट्यूबुल्स और वेसिकल्स में ये पाई जाती है, और स्पिरोसोम का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। अब हम इसके वर्क की बात कर लेते हैं, वर्क क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दो वर्क तो अपने को पता चल गए, क्या क्या, कि एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, पहला वर्क, दूसरा वर्क ये लिपिड सिंथेसिस करती हैं, दो वर्क, तीसरा क्या कर होता है कि ये वॉल फॉर्मेशन में भी क्या करती हैं, सहायता करती है। अब कैसे करती हैं, जब हमने सेल वॉल पढ़ा था, समझिएगा, जब हमने सेल वॉल पढ़ा था तो वहां अपन ने फ्रेगमोप्लास्ट देखा था, जो फ्रेगमोप्लास्ट क्या कर रहा था, सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा था। अब फ्रेगमोप्लास्ट में कौन कौन सी तीन स्ट्रक्चर थी अपने पास, एक थी अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक था अपने पास गोल्जी बॉडी, और एक था अपने पास स्पिंडल फाइबर। तो हम बोल सकते हैं इसका तीसरा वर्ग क्या है, वॉल फॉर्मेशन। इसके अलावा ये क्या करती है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट क्या करती हैं, प्रदान करती है, और किसके साथ, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के साथ मिलकर ये अपने पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कौन सी दो संरचनाओं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, अपने पास एंडोस्केलेटन, सेल के एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या करती हैं, अपने को मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं, जो भी अपने सेल में सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करती हैं, ट्रांसफर करने का वर्क भी करती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने सेल में कोई कोई टॉक्सिक बन जाए, कोई भी टॉक्सिक हो जाए, तो उनको जो रिमूव करने का जो काम है वो भी अपनी ये सेल ही करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है।